बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर अली अहमद और मैं आपको मैथमेटिक्स बाय अली अहमद में खुशामदीद कहता हूं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। जैसा कि आप जानते हैं कि हम PPSC लेक्चरर मैथमेटिक्स के जो पास पेपर्स हैं ये हम सॉल्व कर रहे हैं और इससे पहले हम 2017 का जो मैथमेटिक्स का पेपर है ये कंप्लीट सॉल्व कर चुके हैं। इन तमाम लेक्चर्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। और अभी हम PPSC लेक्चरर मैथमेटिक्स का जो 2015 का पेपर है ये सॉल्व कर रहे थे। इससे पहले हम इसके 90 MCQs सॉल्व कर चुके हैं। इन तमाम लेक्चर्स के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम इस पेपर के जो लास्ट 10 MCQ हैं 91 से 100 तक ये सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। MCQ नंबर 91 में हमारे पास स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन आ कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस x, टाउ वेयर x इज इक्वल टू एस टी u इज डैश। x एक सेट दिया गया है जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं s, t और u। हमने ये बताना है कि इस सेट पे बनने वाली कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल जो स्पेस है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे। तो 4 ऑप्शंस हमारे पास हैं 2, 3, 4, 8। अब इस टॉपिक से रिलेटेड हम ऑलरेडी एक MCQ 2017 के पेपर में डिस्कस कर चुके हैं, जहां पे हमने टोपोलॉजी की डेफिनेशन देखी थी और हमने ये देखा था कि जो पावर सेट होता है वो कोफाइनाइट टोपोलॉजी बनाता है। तो यहाँ पे हम पहले यही देख लेते हैं कि ये जो कोफाइनाइट टोपोलॉजी है ये क्या होती है। कोफाइनाइट या इसका दूसरा नाम है डिस्क्रीट टोपोलॉजी। तो कोफाइनाइट टोपोलॉजी ऐसी टोपोलॉजी होती है, पावर सेट ऑफ अ फाइनाइट सेट फॉर्म अ कोफाइनाइट टोपोलॉजी। तो कोफाइनाइट टोपोलॉजी या जिसका दूसरा नाम डिस्क्रीट टोपोलॉजी है, ये एक्चुअली जो किसी भी सेट का आप पावर सेट लिखते हैं, पावर सेट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ सबसेट्स। तो किसी भी फाइनाइट सेट का जब आप पावर सेट लिखते हैं तो वो एक्चुअली क्या होती है, कोफाइनाइट टोपोलॉजी। अब देखिए हमारे पास जो सेट गिवन है जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं s, t और u, इसका अगर मैं पावर सेट लिखूं तो वो क्या होगा। पावर सेट एक्चुअली क्या होता है, कलेक्शन ऑफ सबसेट्स। तो इसके जब आप सबसेट्स लिखेंगे तो वो क्या होंगे, एक तो फाई आएगा, एक आएगा s, एक आएगा t, एक u आएगा, फिर s और t, फिर s और u, और फिर क्या आएगा जी t और u, और फिर ये सेट खुद आ जाएगा मतलब x। तो ये जो हमारे पास पावर सेट बना है इस सेट x का, दिस इज एक्चुअली कोफाइनाइट और डिस्क्रीट टोपोलॉजी। ये कोफाइनाइट टोपोलॉजी आई है हमारे पास। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 8 एलिमेंट्स। तो इस तरह फिर इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी। और इसको आप फार्मूले की मदद से भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली हमें क्या चाहिए, पावर सेट विच इज़ कलेक्शन ऑफ सबसेट्स। तो किसी भी सेट के जो पावर सेट के अंदर एलिमेंट्स की तादाद है वो हम किस फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं, 2 पावर n। देखें ना इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 3। तो 2 पावर 3 इज इक्वल टू 8। इट मीन्स इस सेट के पावर सेट में 8 एलिमेंट्स होंगे और पावर सेट हमने देखा है क्या बनाता है, कोफाइनाइट टोपोलॉजी। तो इसका मतलब ये है कि इस सेट की जो कोफाइनाइट टोपोलॉजी बनेगी उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, 8। तो MCQ नंबर 91 में हमारे पास स्टेटमेंट कुछ इस तरह से थी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस वेयर x इज इक्वल टू दिस। एक x हमें सेट दिया गया था जिसमें एलिमेंट्स थे s, t और u। हमने ये बताना था कि इस सेट पे बनने वाली जो कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि ये जो कोफाइनाइट या डिस्क्रीट टोपोलॉजी जिसे कहते हैं, ये एक्चुअली क्या होती है, पावर सेट ऑफ अ फाइनाइट सेट। किसी भी फाइनाइट सेट का जो पावर सेट होता है वो कोफाइनाइट टोपोलॉजी बनाता है। तो हमने क्या किया, इस सेट का पावर सेट लिख लिया विच इज़ कलेक्शन ऑफ सबसेट्स, जिसकी तादाद कितनी थी, 8।
जो कि इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि एमसीक्यू नंबर 91 आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट अब हम एमसीक्यू नंबर 92 को डिस्कस करते हैं। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, द बाउंड्री ऑफ अ सबसेट बी, एक सबसेट दिया गया है 1/n वेयर n बिलोंग्स टू कैपिटल N सेट ऑफ नेचुरल नंबर ऑफ R, D, ये एक मीट्रिक स्पेस दी गई है इस डैश। हमने ये बताना है कि ये जो सबसेट दिया गया है R का, इसकी बाउंड्री क्या होगी। 4 ऑप्शन हमारे पास गिवन है। ऑप्शन ए है बी, ये सेट पूरा। ऑप्शन बी में हमारे पास एक सेट दिया गया है जिसमें एक ही एलिमेंट है 0, और ऑप्शन सी है जिसमें बी यूनियन ये सेट है जिसमें एलिमेंट है 0, और डी ऑप्शन है हमारे पास 5। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि बाउंड्री पॉइंट क्या होता है, या जिसको फ्रंटियर पॉइंट भी कहते हैं। इसको हम डिफाइन करते हैं। लेट ए बी आ सबसेट ऑफ metric space x, D, and for x belongs to capital X is said to be boundary point of A if for every open ball of X such that SR of X intersection A not equal to phi and SR of X intersection A complement is also not equal to phi। तो बाउंड्री पॉइंट या फ्रंटियर पॉइंट को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि ए अगर हमारे पास एक सबसेट है मीट्रिक स्पेस x, D का, तो अगर स्मॉल x कोई पॉइंट है जो कैपिटल X जो कि हमारी मीट्रिक स्पेस है वहाँ से बिलोंग कर रहा है, तो उसको हम बाउंड्री पॉइंट कहेंगे। किस सूरत में, जब उस x पे हर बनने वाली जो ओपन बॉल है उसका A के साथ, मतलब ये जो हमने सेट लिया था सबसेट मीट्रिक स्पेस का, और उसके कंप्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन फाई नहीं आए, तो फिर हम उस x को बाउंड्री पॉइंट ऑफ A कहेंगे। इसको हम फिगर की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स सपोज ये आपकी मीट्रिक स्पेस है x, D, और इसमें ये मैं इसका सबसेट ले रहा हूँ जिसको A का नाम दिया हमने। अब अगर मैं इसकी बाउंड्री पे एक पॉइंट लूँ, लेट्स सपोज ये x है, ठीक है, तो इस पे जब हम ओपन बॉल बनाएंगे इस पॉइंट को सेंटर मानते हुए, अब ये ओपन बॉल चाहे आप जितने मर्जी छोटे रेडियस का बना लें, ये A का भी कुछ हिस्सा लेगा और ये आपका A कंप्लीमेंट है। देखें ये सेट A है ये, और इसके बाहर वाला जितना भी इलाका है ये सारा A कंप्लीमेंट है। ठीक हो गया। अब इसकी बाउंड्री पे हम कोई भी पॉइंट लेंगे और उसको सेंटर मानते हुए जब हम ओपन बॉल ड्रा करेंगे, वो चाहे जितने भी कम रेडियस का आप ड्रा कर लें, वो कुछ हिस्सा A कंप्लीमेंट का अपने अंदर लेगा और कुछ हिस्सा A का लेगा। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं एक पॉइंट ले रहा हूँ x1 और ये मैं छोटा सा एक ओपन बॉल ड्रा करता हूँ। तो यहाँ से आप देख लें ये A का भी हिस्सा कुछ कंटेन कर रहा है और A कंप्लीमेंट का भी कुछ हिस्सा कंटेन कर रहा है अपने अंदर। तो इसका मतलब ये है कि इस ओपन बॉल का जब आप इंटरसेक्शन लेंगे A के साथ या A कंप्लीमेंट के साथ, तो वो दोनों ही आपके पास फाई नहीं आएंगे क्योंकि कुछ ना कुछ हिस्सा कॉमन आ रहा है। तो फिर ये x और x1 दीज टू आर बाउंड्री पॉइंट्स ऑफ सेट A। ये बात क्लियर हो गई। अब देखिए हमारे पास जो सेट गिवन है जो कि R का सबसेट है, हमने इसकी बाउंड्री फाइंड करनी है। तो अभी हमने देखा है कि ओपन बॉल का इंटरसेक्शन सेट के साथ और उसके कंप्लीमेंट के साथ फाई ना हो, मतलब जो एलिमेंट्स आएंगे, क्योंकि फाई नहीं आएगा तो ज़्यादा कोई ना कोई एलिमेंट्स आएंगे, उन दोनों को जब आप कंबाइन कर लेंगे तो वो आपका बाउंड्री पॉइंट बन जाता है। अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं B की, तो B जो सेट है इसमें किस तरह के एलिमेंट्स होंगे। देखिए इसमें n कहाँ से बिलोंग कर रहा है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से। तो ये पहला एलिमेंट होगा 1, 1/2, 1/3, 1/4 अप टू सो ऑन। देखिए जो इस सेट के अपने एलिमेंट्स हैं वो तो इसके बाउंड्री पॉइंट्स होने ही होने हैं, ठीक है ना। तो
तो इसके अपने जो एलिमेंट्स हैं वो अगर बाउंड्री पॉइंट्स हैं तो बी तो एक हमारे पास आ गया। अब दूसरी चीज़ हमें क्या चाहिए, इसका कंप्लीमेंट। अब इसका जब हम R से कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे तो उस पूरे सेट के जो बाउंड्री पॉइंट्स हैं वो फाइंड करने की बजाय हम इसकी लिमिट फाइंड कर लेते हैं। देखें इसकी लिमिट क्या होगी, ये किसको अप्रोच कर रहा है, ज़ीरो को। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n, ये ज़ीरो आ गया। इसका मतलब है ये हमारे पास बाउंड्री पॉइंट किसका आया है, इस B सेट के कंप्लीमेंट का। तो आप इन दोनों को कंबाइन कर दें, B यूनियन ये ज़ीरो। तो इस तरह फिर इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो MCQ नंबर 92 में एक्चुअली उसने हमसे बाउंड्री पॉइंट पूछे थे इस सबसेट के B = 1/n और स्मॉल n बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर से, और ये किसका सबसेट है, इस मैट्रिक्स स्पेस R, D का। तो सबसे पहले तो हमने ये देखा कि बाउंड्री पॉइंट क्या होते हैं, जिसको फ्रंटियर पॉइंट भी कहते हैं। बाउंड्री पॉइंट्स एक्चुअली हमारे पास अगर एक A सबसेट है मैट्रिक्स स्पेस X, D का, और X अगर कैपिटल X से बिलोंग कर रहा है और उस X को हम उस सूरत में बाउंड्री पॉइंट कहेंगे अगर उस X को सेंटर मानते हुए हम एक ओपन बॉल ड्रा करें और ओपन बॉल का इंटरसेक्शन A के साथ और उसके कंप्लीमेंट के साथ फाई नहीं आना चाहिए, उसको हम बाउंड्री पॉइंट कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं जो हमारे पास सेट गिवन था, दिस इज एक्चुअली 1/n एंड n बिलोंग्स टू कैपिटल N, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो इसमें इस तरह के एलिमेंट्स होंगे, तो सेट के जो अपने एलिमेंट्स हैं वो तो बाउंड्री पॉइंट्स होंगे ही। अब हमने फाइंड करने थे इसके जो कंप्लीमेंट के एलिमेंट्स हैं, तो इसका जब हम R से कंप्लीमेंट लेंगे तो वो जो बड़ा सेट होगा उस तमाम के बाउंड्री पॉइंट्स फाइंड करने के बजाय मैंने इसकी लिमिट फाइंड कर ली विच इज़ 0। तो ये हमारे पास एक्चुअली क्या आया है, बाउंड्री पॉइंट्स ऑफ कंप्लीमेंट ऑफ दिस सेट। तो फिर हमने क्या किया, B जो कि इस सेट के बाउंड्री पॉइंट्स है और इसके कंप्लीमेंट के जो बाउंड्री पॉइंट 0 है उन दोनों का यूनियन कर लिया, तो वो इसका C ऑप्शन करेक्ट हुआ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि MCQ नंबर 92 भी आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट अब हम MCQ नंबर 93 को डिस्कस करते हैं। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, अ रियल लाइन R इज़ होम्योमॉर्फिक टू डैश। हमने ये बताना है कि जो रियल लाइन है ये किसके होम्योमॉर्फिक है। चार ऑप्शन हमारे पास गिवन है, ओपन इंटरवल फ्रॉम 0 to 4, क्लोज इंटरवल फ्रॉम -1 to 1, Q सेट ऑफ रैशनल नंबर्स और Z सेट ऑफ इंटीजर्स। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये होम्योमॉर्फिक क्या होता है। इसको हम पहले यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं, होम्योमॉर्फिक। लेट x, tau x and y, tau y are two topological spaces a mapping f from x to y is homeomorphic if तीन कंडीशंस है इसकी, f is बाइजेक्टिव, f बाइजेक्टिव होना चाहिए। नंबर 2 f is कंटिन्यूस, और नंबर 3 है जी f इनवर्स इज आल्सो कंटिन्यूस। तो होम्योमॉर्फिक को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि अगर x, tau x और y, tau y दो अगर टोपोलॉजिकल स्पेसिस हैं हमारे पास और एक ऐसी मैपिंग जो कि x से y पे डिफाइन होगी उसको होम्योमॉर्फिक कहेंगे। कब? जब ये बाइजेक्टिव हो। अब बाइजेक्टिव का मतलब क्या है, एक तो ऑन टू और दूसरी 1/1। नंबर 2 फंक्शन कंटिन्यूस हो, ये मैपिंग जो है, और नंबर 3 f इनवर्स भी कंटिन्यूस हो। ये होम्योमॉर्फिक की बात क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं स्टेटमेंट में उसने हमें क्या दिया है, R रियल लाइन, और अंडर यूजुअल टोपोलॉजी अगर हम बात करें तो जो R है रियल लाइन ये ओपन है, और इसकी रीज़न क्या है,
क्योंकि बिकॉज वी कैन राइट आर एज यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स। अंडर यूजुअल टोपोलॉजी आर को चूंकि हम यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए आर ओपन है। ठीक हो गया। अब हमने चूंकि स्टेटमेंट में ये बताना है कि ये आर किसके होम्योमॉर्फिक है। आर ओपन है, हमने बताना है कि ये किसके होम्योमॉर्फिक है। होम्योमॉर्फिक की डेफिनेशन में हमने ये देखा था कि एफ को क्या होना चाहिए, बाइजेक्टिव, मतलब ऑन टू। तो आर चूंकि खुद बजाते ओपन है तो ये ओपन पे ही इसकी बाइजेक्शन होगी। ऑन टू है ना, तो ऑन टू के लिए दोनों का ओपन होना ज़रूरी है। तो आर किसके होम्योमॉर्फिक होगी, ओपन जो होगा, क्योंकि ये खुद ओपन है। हमारे पास जो 4 ऑप्शन गिवन है इसमें सिर्फ ए ऑप्शन ही ओपन है, बाकी इनको हम बाद में देखेंगे। ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। मैं रीज़न को रिपीट कर रहा हूँ, चूँकि होम्योमॉर्फिक में हमने देखा कि एफ को क्या होना चाहिए, बाइजेक्टिव, मतलब ऑन टू मैपिंग। और आर हमने देख लिया है अंडर यूजुअल टोपोलॉजी ये ओपन है, तो ज़्यादा ये किसी ओपन पे ही मैप करेगी। उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि ये बाइजेक्टिव है ना, ऑन टू मैपिंग होते ही ओपन से ओपन है। ओपन को हम क्लोज पे मैप नहीं कर सकते, तो इसलिए आर चूँकि खुद ओपन है तो ये ओपन पे ही मैप होगा। अब हमारे पास जो ऑप्शन गिवन है उसमें सिर्फ ये ए ऑप्शन ही थी जो ओपन है। बी में देखें ये क्लोज इंटरवल है। आर चूँकि खुद ओपन है अंडर यूजुअल टोपोलॉजी, तो ये क्लोज इंटरवल पे तो मैप होना नहीं है, होम्योमॉर्फिक होना नहीं है, क्योंकि उसमें हमने देख लिया है बाइजेक्शन है, उसमें ऑन टू होगा। ऑन टू ओपन की ओपन पे ही होती है। अब हम बात कर लेते हैं क्यू की। क्यू सेट ऑफ रैशनल नंबर है, तो सेट ऑफ रैशनल नंबर को भी हम यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स की शक्ल में नहीं लिख सकते, क्योंकि कोई भी आप 2 रैशनल नंबर ले लें, उनके दरमियान इन्फिनिट रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर एग्जिस्ट करते हैं। सिमिलरली सेट ऑफ इंटीजर ये भी ओपन नहीं है, क्योंकि इसको भी हम यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स की शक्ल में नहीं लिख सकते, इसलिए ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो एमसीक्यू नंबर 93 में उसने ये कहा था कि ये जो आर है ये किसके होम्योमॉर्फिक है। सबसे पहले हमने ये देख लिया कि होम्योमॉर्फिक क्या होता है। इसकी 3 कंडीशंस हैं। ऐसी मैपिंग जो बाइजेक्टिव भी हो, मतलब ऑन टू और 1-1, एफ कंटिन्यूस भी हो और एफ इनवर्स भी कंटिन्यूस हो। और अंडर यूजुअल टोपोलॉजी आर चूँकि ओपन है, क्यों, क्योंकि इसको हम यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स की शक्ल में लिख सकते हैं। अब चूँकि आर बजाते खुद ओपन है, हमने ये देखना है कि किसके ये होम्योमॉर्फिक होगा, तो ये किसी ओपन इंटरवल के ही होम्योमॉर्फिक हो सकता है। उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि बाइजेक्टिव है। ऑन टू मैपिंग होते ही सिर्फ ओपन इंटरवल से ओपन इंटरवल पे डिफाइन है। तो फिर हमारे पास जो ऑप्शन गिवन थी उसमें सिर्फ ए ऑप्शन ही ऐसी है जो एक ओपन इंटरवल है। बी ऑप्शन भी क्लोज इंटरवल है और क्यू जो है ये भी ओपन नहीं है। मैंने अभी आपको बता दिया कि क्यू को हम ओपन इंटरवल के यूनियन की शक्ल में नहीं लिख सकते, सिमिलरली जी को भी नहीं लिख सकते। तो फिर इसलिए 93 एमसीक्यू का ए ऑप्शन करेक्ट होगा, विच इज़ ओपन इंटरवल फ्रॉम 0 to 4। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये एमसीक्यू भी आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट अब हम एमसीक्यू नंबर 94 को डिस्कस करते हैं। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, आर विद को फाइनाइट टोपोलॉजी इज डैश। आर को फाइनाइट टोपोलॉजी में क्या है, 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, टी नॉट स्पेस, T1 स्पेस, T1 स्पेस बट नॉट T2 स्पेस और T2 स्पेस। अब कोफाइनाइट टोपोलॉजी को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कोफाइनाइट टोपोलॉजी क्या होती है कि किसी भी सेट का जब आप पावर सेट लिखते हैं तो वो क्या बनाता है, कोफाइनाइट टोपोलॉजी। हमने यहाँ पे किसकी बात करनी है, आर की। आर का जो पावर सेट होगा वो कौन सी टोपोलॉजी बनाएगा। कोफाइनाइट टोपोलॉजी का मतलब पावर सेट ही है ना। तो ये जो 4 ऑप्शन हमारे पास गिवन है इसमें 3 टर्म्स यूज़ हुई हैं, टी नॉट स्पेस, T1 स्पेस और T2 स्पेस। तो पहले हम 1 by 1 इनको डिस्कस करेंगे। इसके रिजल्ट पे तो वैसे हम एक थ्योरम को यूज़ करते हुए पहुंच सकते हैं, लेकिन पहले हम इनको डिस्कस करते हैं, फिर हम रिजल्ट की तरफ चलेंगे। पहले मैं बात करता हूं टी नॉट स्पेस की। इसको हम डिफाइन करते हैं यहाँ पे, टी नॉट स्पेस। Topological space X is said to be T naught space if for any x y belongs to capital X
x not equal to y, there exists open set U such that x belongs to U but y does not belongs to U। तो टी नॉट स्पेस बेसिकली ऐसी हमारे पास टोपोलॉजिकल स्पेस है कि अगर उसमें से कोई दो एलिमेंट उठाएं डिस्टिंक्ट, तो हमारे पास एक ऐसा ओपन सेट मौजूद हो अगर कि अगर एक एलिमेंट उस सेट से बिलोंग करता है तो दूसरा उससे बिलोंग ना करे, तो फिर ऐसी स्पेस को हम टी नॉट स्पेस कहते हैं। तो यहाँ पे हम एक इसकी एग्जांपल भी डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स सपोज एक्स मेरे पास एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स मैं ले लेता हूँ ए बी सी, और इस पे मैं एक टोपोलॉजी डिफ़ाइन करता हूँ फाई एक्स ए बी और ए बी। अब मैं इसको चेक करता हूँ कि क्या ये टी नॉट स्पेस है। इस पर्पज़ के लिए क्या करना, हमने x में से दो एलिमेंट उठाने हैं। इस x में से लेट्स सपोज मैं उठा लेता हूँ a और b, जो कि बिलोंग कर रहे हैं किससे, कैपिटल X से। अब देखें हमारे पास एक ऐसा ओपन सेट होना चाहिए जिससे x तो बिलोंग करे, मतलब पहला एलिमेंट बिलोंग करे, दूसरा एलिमेंट उससे बिलोंग ना करे। तो a के कोरेस्पॉन्डिंग हमें एक ओपन सेट यहाँ पे मिल रहा है, ये सेट a इससे बिलोंग कर रहा है, जबकि b जो हमने लिया है वो इस सेट से बिलोंग नहीं कर रहा। ठीक हो गया। इसी तरह से अब मैं एलिमेंट ले लेता हूँ b और c। b और c x में से मैंने उठाए हैं। अब इसके कोरेस्पॉन्डिंग हमें कौन सा ओपन सेट मिलेगा, ये सेट। b इससे बिलोंग कर रहा है जबकि c इससे बिलोंग नहीं करेगा। ठीक हो गया। इसी तरह से अब मैं एलिमेंट ले लेता हूँ a और c x से। अब a के कोरेस्पॉन्डिंग मुझे ओपन सेट मिलेगा, यही जो हमने पहले भी लिया है, a बिलोंग्स टू a। ठीक है जी। और c जो है वो इससे बिलोंग नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमने टोपोलॉजी यहाँ पे बनाई थी, दिस इज़ एक्चुअली टी नॉट स्पेस। बात क्लियर होगी, क्योंकि ये जो हमने कंडीशन यहाँ पे डिस्कस की है इसका हर एलिमेंट वो फुलफिल कर रहा है, तो इसलिए फिर हम ये कह सकते हैं दिस इज़ टी नॉट स्पेस। और यहाँ पे हम एक और बात देख लेते हैं कि जो R है इज़ टी नॉट स्पेस विद यूजुअल टोपोलॉजी। स्टेटमेंट में तो उसने कोफाइनाइट टोपोलॉजी का है ना, लेकिन मैंने वैसे आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिया है कि ये जो R है अंडर यूजुअल टोपोलॉजी ये टी नॉट स्पेस है। टी नॉट स्पेस बात क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं T1 स्पेस क्या होती है। तो हम इस तरह से डिफाइन करेंगे, टोपोलॉजिकल स्पेस X is said to be T1 space if for any xy belongs to capital X and x not equal to y such that there exists open set U and V, और कंडीशन हमारे पास है कि इफ़ x belongs to U then y does not belong to U, and if y belongs to V then x does not belong to V। तो ऐसी टोपोलॉजिकल स्पेस जिसमें से आप कोई दो एलिमेंट उठाते हैं, x और y डिस्टिंक्ट इक्वल नहीं है, तो हमारे पास दो ओपन सेट यहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे u और v, और कंडीशन इन पे क्या है कि अगर x u से बिलोंग करता है तो y u से बिलोंग नहीं करेगा, और अगर y v से बिलोंग करता है तो फिर x v से बिलोंग नहीं करेगा। अब हम इसकी भी एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। सेट मैं वही लेता हूँ जो हमने टी नॉट स्पेस में लिया था, a b और c। टोपोलॉजी मैं थोड़ी सी चेंज कर देता हूँ, फाई x और a b c और a b a c और b c।
तो ये हमने एक टोपोलॉजी ले ली। अब इसको हम चेक करते हैं कि क्या ये T1 स्पेस है। इस पर्पज़ के लिए X में से मैं 2 एलिमेंट उठाता हूँ, A और B बिलोंग्स टू X। अच्छा, अब इसमें देखें A के कोरेस्पॉन्डिंग मुझे यहाँ पे एक ओपन सेट मिल गया जिससे ये बिलोंग कर रहा है, और जबकि जो दूसरा एलिमेंट है वो इससे बिलोंग नहीं कर रहा, जो पहली कंडीशन है। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये जो B है दूसरा एलिमेंट, इसके कोरेस्पॉन्डिंग भी मुझे एक ओपन सेट यहाँ से मिल जाएगा और A इससे बिलोंग नहीं कर रहा। ओके हो गया A और B के लिए। अब दूसरे केस में मैं उठाता हूँ B और C X में से, और इस पर भी मैं यही दोनों कंडीशंस चेक करता हूँ T1 स्पेस की। तो यहाँ से B के कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे ओपन सेट मिलेगा ये वाला, और C चूँकि इससे बिलोंग नहीं कर रहा, इसी तरह से C के कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे ओपन सेट ये मिलेगा और B इससे बिलोंग नहीं कर रहा। तो इसी तरह से जो तीसरा केस बनेगा इसका A और C, उसमें भी ये दोनों कंडीशंस T1 स्पेस की होल्ड करेंगी। तो इसका मतलब है फिर हम ये कह सकते हैं दिस टोपोलॉजिकल स्पेस इज़ T1 स्पेस। बात क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट जो लास्ट में हमारे पास है T2 स्पेस, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। T2 स्पेस को हाउसडॉर्फ स्पेस भी कहते हैं। इसको हम डिफाइन करते हैं अब। टोपोलॉजिकल स्पेस X is said to be a T2 स्पेस, या इसको हाउसडॉर्फ स्पेस भी कहते हैं। इफ़ फॉर एनी x y belongs to capital X and x not equal to y, there exists open set U and V such that कंडीशन क्या है कि x बिलोंग करता है U से और y बिलोंग करता है V से, और U और V का इंटरसेक्शन फाई होना चाहिए। तो T2 स्पेस बेसिकली ऐसी टोपोलॉजिकल स्पेस है जिसमें से आप कोई 2 एलिमेंट उठाएं डिस्टिंक्ट, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास 2 ओपन सेट्स एग्जिस्ट करने चाहिए U और V। अगर पहला एलिमेंट U से बिलोंग कर रहा है, दूसरा V से बिलोंग कर रहा है, और उन दोनों का इंटरसेक्शन फाई होना चाहिए। तो इसको हम T2 स्पेस या हाउसडॉर्फ स्पेस कहते हैं। तो ये हमने तीनों स्पेसिस को यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। अब स्टेटमेंट में हमसे जो पूछा गया है उस तक पहुँचने के लिए हम एक रिजल्ट को यूज़ करेंगे। ये कह रहा है जी R विद को फाइनाइट टोपोलॉजी। तो यहाँ पे हम एक रिजल्ट यूज़ करेंगे, इफ़ X be an infinite set with cofinite topology, then it is T1 space but नॉट T2 स्पेस। तो रिजल्ट हमें ये कह रहा है कि अगर X कोई इनफाइनाइट सेट है विद कोफाइनाइट टोपोलॉजी, तो फिर क्या होगा, वो T1 स्पेस होगा लेकिन T2 स्पेस नहीं होगा। तो फिर यहाँ से बिल्कुल क्लियर है कि इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी, विच इज़ T1 स्पेस बट नॉट T2 स्पेस। तो MCQ नंबर 94 में उसने हमसे ये कहा था कि R विद कोफाइनाइट टोपोलॉजी क्या है, T नॉट स्पेस, T1 स्पेस, T1 स्पेस बट नॉट T2 स्पेस, T2 स्पेस। तो सबसे पहले तो हमने इन तीनों स्पेसिस को यहाँ पे डिस्कस कर लिया, तीनों की एग्जांपल्स भी देख ली, और फिर हमारे पास ये जो स्टेटमेंट में उसने पूछा था उसको हमने इस रिज़ल्ट को यूज़ करते हुए देखा कि अगर आपके पास कोई इनफाइनाइट सेट है विद कोफाइनाइट टोपोलॉजी तो फिर वो T1 स्पेस होगा लेकिन T2 स्पेस नहीं होगा। तो फिर इसलिए इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि MCQ नंबर 94 भी आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट अब हम MCQ नंबर 95 को डिस्कस करते हैं। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, X एक सेट दिया गया है जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं A, B और C, और एक टोपोलॉजी गिवन है जिसमें एलिमेंट्स हमारे पास हैं फाई,
सिंगलेटन सेट ए, सिंगलेटन सेट बी, और ये सेट है जिसमें 2 एलिमेंट्स हैं ए और बी, और ये पूरा एक्स। देन एक्स इज़ डैश। हमने ये बताना है कि ये जो टोपोलॉजी है ये एक्स में क्या है। 4 ऑप्शन हमारे पास गिवन है, T1 स्पेस, रेगुलर स्पेस, T2 स्पेस और नॉर्मल स्पेस। अब इससे प्रीवियस MCQ में चूँकि हम T1 स्पेस और T2 स्पेस को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पे हम सबसे पहले रेगुलर स्पेस को देखेंगे कि ये क्या होती है। रेगुलर स्पेस, तो रेगुलर स्पेस को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, टोपोलॉजिकल स्पेस X is said to be regular if for every non-empty closed set A, any point X does not belong to A, then there exist open sets U and V in X such that कंडीशन क्या है कि X आपका बिलोंग करे U से, और जो क्लोज सेट लिया है ये कंटेन करे V में, और U V का इंटरसेक्शन फाई होना चाहिए। तो ऐसी टोपोलॉजिकल स्पेस जिसमें हमारे पास एक नॉन एम्प्टी कोई क्लोज सेट हो, जिसको मैंने ए का नाम दिया है, यहाँ पे कोई एक पॉइंट एक्स मैंने ले लिया है जो कि इस ए से बिलोंग नहीं करेगा, जो हमने नॉन एम्प्टी क्लोज सेट उठाना है। तो उसके बाद हमारे पास एग्जिस्ट करेंगे यू और वी, 2 ओपन सेट्स एक्स में से, और उन पे कंडीशन क्या है कि एक्स बिलोंग करे यू से, और जो ए हमने क्लोज सेट लिया है ये वी में कंटेन करे, और इन 2 ओपन सेट्स का जो इंटरसेक्शन है ये फाई के इक्वल होना चाहिए। अब हम इसको डायग्राम की मदद से भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ये मैं एक टोपोलॉजिकल स्पेस ले लेता हूँ, इसका नाम मैं रख लेता हूँ एक्स, और यहाँ पे इस ओपन सेट को मैं यू कहता हूँ, और इस ओपन सेट को मैं नाम दे रहा हूँ वी का। अब देखिए हमारे पास कंडीशन क्या है कि ये जो पॉइंट है ये किससे बिलोंग करना चाहिए, यू से। तो ये एक पॉइंट है, एक्स यू से बिलोंग कर रहा है, और जो हमने क्लोज सेट लिया है ए, ये किस में कंटेन करे, वी में। दिस इज आवर क्लोज सेट जो कि वी में कंटेन कर रहा है, ये आपका क्लोज सेट है। तो फिर इसलिए हम इस एक्स जो कि टोपोलॉजिकल स्पेस है इसको रेगुलर स्पेस कहेंगे। ये बात क्लियर हो गई। अब हम नेक्स्ट देखते हैं नॉर्मल स्पेस क्या होती है। नॉर्मल स्पेस, नॉर्मल स्पेस को हम इस तरह से डिफाइन करेंगे, आ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स is said to be normal if for a pair of non-empty disjoint closed sets, लेट्स सपोज वो F1 और F2 हैं इन X, देन देयर एग्जिस्ट ओपन सेट्स U एंड V सच डैट कंडीशन इन पे क्या होगी, हमने जो क्लोज सेट्स लिए हैं F1 और F2, F1 कंटेन करे U में और F2 कंटेन करे V में, और कंडीशन इधर भी वही है कि U और V का इंटरसेक्शन फाई होना चाहिए। तो नॉर्मल स्पेस बेसिकली हमारे पास एक ऐसी टोपोलॉजिकल स्पेस है जिसमें हमारे पास एक पेयर होगा नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट क्लोज सेट्स का,
जिसको F1 और F2 का नाम देते हैं, और फिर इसके लिए हमारे पास दो ओपन सेट्स यहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे U और V। और इसकी कंडीशन क्या है कि जो F1 क्लोज सेट है ये कंटेन करे U में, और जो F2 क्लोज सेट है ये कंटेन करे V में, और फिर U और V का इंटरसेक्शन फाई की इक्वल हो, तो फिर हम इस टोपोलॉजिकल स्पेस को नॉर्मल स्पेस का नाम देते हैं। ये बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पे दो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो देख लें। एवरी T2 स्पेस इज आ T1 स्पेस, जो कि हम प्रीवियस MCQ में इन दोनों की डेफिनेशंस को डिस्कस कर चुके हैं। अगर कोई T2 स्पेस है ना तो वो T1 स्पेस भी होगी। पॉइंट नंबर 2, एवरी नॉर्मल स्पेस इज रेगुलर स्पेस। अगर कोई स्पेस नॉर्मल है तो फिर वो लाजमी रेगुलर भी होगी। अब देखिए स्टेटमेंट में उसने हमसे ये पूछा है कि ये जो स्पेस है ये बताएं क्या है। तो इसमें हम सबसे पहले रेगुलर और नॉर्मल का हम फैसला करते हैं। रेगुलर को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको पहले चेक कर लेते हैं नॉर्मल के लिए। अगर ये नॉर्मल ना हुई तो फिर हम ये कह देंगे ये रेगुलर भी नहीं है, फिर हमें रेगुलर के लिए चेक भी नहीं करना पड़ेगा। तो इसलिए फिर हम यहाँ पे सबसे पहले इस टोपोलॉजिकल स्पेस पे नॉर्मल स्पेस की डेफिनेशन अप्लाई करते हैं और ये चेक करते हैं कि क्या ये नॉर्मल है। अब नॉर्मल स्पेस की डेफिनेशन अप्लाई करने के लिए हमारे पास यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे हमने देखा था कि हमें एक पेयर चाहिए डिसजॉइंट क्लोज सेट्स का। अब क्लोज सेट्स हमने कहाँ से उठाने हैं, इसी टाउ में से। तो चूँकि टोपोलॉजी के जो एलिमेंट्स होते हैं ये हमने पढ़ा हुआ है, ये ओपन होते हैं, और इन्हीं के जो हम कंप्लीमेंट्स लेंगे इस एक्स में से वो क्लोज होंगे। अगर ये एलिमेंट्स ओपन हैं तो इनके जो कंप्लीमेंट्स होंगे वो क्लोज होंगे। तो अब हम इनके कंप्लीमेंट्स फाइंड कर लेते हैं एक्स में। अगर हम बात करते हैं फाई की तो इसका कंप्लीमेंट पूरा एक्स आ जाएगा जो कि क्लोज होगा। अब मैं अगर इस सेट की बात करूं तो इसका जब हम इससे कंप्लीमेंट लेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगा, बी सी। उसके बाद इस b का कंप्लीमेंट लेंगे तो ये मेरे पास आएगा a और c। फिर a b इस सेट का हम जब इससे कंप्लीमेंट लेंगे तो फिर मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा c, और इस x का जब इससे कंप्लीमेंट लेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, फाई। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे कंडीशन थी कि हमारे पास यहाँ पे नॉन एम्प्टी सेट हो, तो इसका मतलब फिर हम यहाँ पे फाई नहीं लेंगे। तो ये हमारे पास क्लोज्ड सेट्स आ गए, क्लोज सेट्स। अब हमने यहाँ से ऐसे दो क्लोज सेट उठाने हैं जो किसी दो ओपन इंटरवल्स में इस तरह से कंटेन करें। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं ये दो सेट उठा लेता हूँ, x, b और c। अब यहाँ पे ये जो x है ये किस ओपन सेट में कंटेन कर रहा है, x में, क्योंकि ओपन सेट्स तो टोपोलॉजी में से आने हैं ना। ये हमने क्लोज सेट ले लिए, यहाँ पे जैसे F1 और F2 था, यहाँ पे मैंने क्लोज सेट जो दो उठाए हैं वो X और B, C ये एक सेट है। अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, F1 के कॉरस्पॉन्डिंग मुझे एक ओपन सेट चाहिए जो इसको अपने अंदर कंटेन करे। यहाँ पे X किसको कंटेन कर सकता है, X ही इसको करेगा कंटेन, सबसे बड़ा सेट ये है। अब दूसरी नंबर पे ये जो सेट है इसको कौन सा सेट कंटेन करेगा, जो कि ओपन हो, तो वो भी ये X ही है। लेकिन हमने यहाँ पे कंडीशन ये पढ़ी थी कि अगर दो ओपन सेट्स यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं तो उनका इंटरसेक्शन फाई होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो इनका इंटरसेक्शन फाई नहीं आ रहा। x इंटरसेक्शन x, ये तो x के इक्वल है, फाई नहीं आया। इट मीन्स दिस टोपोलॉजिकल स्पेस इज़ नॉट नॉर्मल स्पेस। बात क्लियर हो गई। क्योंकि हमने यहाँ पे दो क्लोज सेट उठाए, उन पे हमने डेफिनेशन अप्लाई की नॉर्मल स्पेस की, और यहाँ पे हमने देखा कि x और b, c ये जो दो क्लोज सेट हमने लिए थे इनके कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास जो दो ओपन सेट्स आए हैं वो एक्चुअली एक ही सेट है x, तो फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन फाई तो नहीं आएगा। इस वजह से फिर हम ये कह सकते हैं दिस टोपोलॉजिकल स्पेस इज़ नॉट नॉर्मल। हमने ये देख लिया है कि अगर ये स्पेस नॉर्मल नहीं है, पॉइंट हमारे पास ये था कि एवरी नॉर्मल स्पेस इज़ रेगुलर, और अगर कोई स्पेस नॉर्मल नहीं है तो फिर वो रेगुलर भी नहीं है। इस वजह से फिर हमें इसको रेगुलर के लिए चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ये दोनों ऑप्शंस इसमें से एलिमिनेट हो गई। अब हम बात कर लेते हैं T1 स्पेस और T2 स्पेस की। यहाँ पे इसके लिए भी हमने एक रिजल्ट लिखा है कि एवरी T2 स्पेस इज़ अ T1 स्पेस। तो फिर इस पर्पज़ के लिए पहले मैं इसको T2 स्पेस के लिए चेक करता हूँ। तो T2 के लिए हमारे पास कंडीशन क्या थी, T2 को हम ऑलरेडी
प्रीवियस एमसीक्यू में डिस्कस कर चुके हैं कि अगर x बिलोंग करता है u से और y बिलोंग करता है v से, x और y टोपोलॉजिकल स्पेस में से आते हैं, तो फिर इन दोनों ओपन सेट्स का इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए, फाई। तो देखिए अब हम T2 की जो कंडीशन है ये इस पे चेक करते हैं। लेट्स सपोज मैं इसमें से दो एलिमेंट उठा लेता हूँ A और B। इन दोनों के लिए हम चेक करते हैं। A के लिए हमारे पास यहाँ पे ओपन सेट कौन सा है, ये वाला, A इससे बिलोंग कर रहा है। और जो दूसरा हमने एलिमेंट उठाया है B, इस सेट X में से ये बिलोंग कर रहा है इस ओपन सेट से। और इन दोनों सेट्स का अगर आप इंटरसेक्शन लें तो वो फाई है। इसका मतलब ये है कि जो T2 की कंडीशन थी कि अगर एक एलिमेंट बिलोंग कर रहा है ओपन सेट U से और दूसरा एलिमेंट बिलोंग कर रहा है ओपन सेट V से, तो दोनों का इंटरसेक्शन फाई होना चाहिए। तो ये कंडीशन इस पे होल्ड कर गई है, तो इसलिए फिर हम इसको क्या कहेंगे, T2 स्पेस। तो MCQ नंबर 95 में हमारे पास एक सेट दिया गया था और एक टोपोलॉजिकल स्पेस दी गई थी। हमने ये बताना था कि ये स्पेस कौन सी है, T1 स्पेस, रेगुलर स्पेस, T2 स्पेस और नॉर्मल स्पेस। सबसे पहले तो हमने रेगुलर स्पेस और नॉर्मल स्पेस की डेफिनेशंस को यहाँ पे डिस्कस कर लिया और उसके बाद हमने पहले इसको चेक किया है नॉर्मल स्पेस के लिए। और नॉर्मल स्पेस की चूँकि कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हुई, इसलिए हमने कहा जी ये जो टोपोलॉजिकल स्पेस है ये नॉर्मल नहीं है। फिर हमने इस पर T2 की जो कंडीशन थी वो चेक की, वो इस टोपोलॉजिकल स्पेस पे एग्जिस्ट कर गई उसकी कंडीशन, तो फिर इसलिए हमने कह दिया कि दिस इज़ T2 स्पेस। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि MCQ नंबर 95 आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट अब हम MCQ नंबर 96 को डिस्कस करते हैं। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कनेक्टेड इन R विद यूजुअल टोपोलॉजी। हमने बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में से R विद यूजुअल टोपोलॉजी में कौन सी स्पेस कनेक्टेड है। चार ऑप्शन हमारे पास गिवन है, n सेट ऑफ नेचुरल नंबर, q सेट ऑफ रैशनल नंबर, और ये ओपन क्लोज इंटरवल है 0 से 1 और सेट ऑफ इंटीजर्स। अब यहाँ पे सबसे पहले हम कनेक्टेड स्पेस को डिस्कस करेंगे, फिर हम आगे बात करेंगे कनेक्टेड स्पेस। इसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, टोपोलॉजिकल स्पेस X is said to be connected if there does not exist a pair of non-empty disjoint subsets, that is A and B of X, such that A union B equals to X and A intersection B equals to phi। तो ऐसी टोपोलॉजिकल स्पेस जिसमें हमारे पास ऐसा नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट सबसेट्स का पेयर एग्जिस्ट ना करे, अगर उसका यूनियन हम लें तो वो पूरे x के इक्वल हो और इन दोनों का इंटरसेक्शन फाई के इक्वल हो। मतलब हमारे पास एक टोपोलॉजिकल अगर स्पेस है और उसमें अगर दो हमारे पास ऐसे सबसेट्स एग्जिस्ट कर गए हैं जो डिसजॉइंट हैं और उनका यूनियन पूरी स्पेस के इक्वल है और इंटरसेक्शन फाई के इक्वल है, तो फिर इस सूरत में हम कहेंगे कि दिस टोपोलॉजिकल स्पेस इज डिसकनेक्टेड। अगर एग्जिस्ट कर जाए, अगर एग्जिस्ट ना करे ऐसा पेयर, तो फिर उस सूरत में हम इसको कनेक्टेड स्पेस कहते हैं। ये बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ रिजल्ट्स हैं n, q और z के लिए। n, q और z, these are all disconnected in R with usual topology। ये सारे R में अंडर यूजुअल टोपोलॉजी डिसकनेक्टेड है और हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं। प्रूव किस तरह कर सकते हैं, एक थ्योरम को यूज़ करते हुए। थ्योरम की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि अगर आपके पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है x, टाउ,
एक टोपोलॉजिकल स्पेस है और एक सबसेट है x का, उस स्पेस का S उसका सबसेट है, और इस S पे हम एक टोपोलॉजी डिफाइन करेंगे, सब स्पेस टोपोलॉजी डिफाइन ऑन S is tau of S equals to S intersection U, where U is open and S is open in tau of S if and only if it is intersection of S and ओपन सेट इन x, t। देखिए थ्योरम की स्टेटमेंट हमें ये कह रही है कि अगर आपके पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, उसका हमने एक सबसेट लिया है S, और उस पे जो सब स्पेस टोपोलॉजी डिफाइन होगी वो किस तरह की होगी, S इंटरसेक्शन U, और U यहाँ पे क्या है, ओपन। अब यहाँ पे S जो है वो ओपन होगा किसमें, टाउ ऑफ S में, जो हमने यहाँ पे सब स्पेस टोपोलॉजी डिफाइन की है, इफ़ एंड ओनली इफ़ इट इज़ द इंटरसेक्शन ऑफ S एंड ओपन सेट इन दिस टोपोलॉजिकल स्पेस। अगर S ओपन है तो फिर क्या होगा, S का और इस टोपोलॉजिकल स्पेस के ओपन सेट्स का इंटरसेक्शन किस में आएगा, इस टोपोलॉजी में। अब इसी थ्योरम को यूज़ करते हुए हम N, Q और Z को डिसकनेक्टेड प्रूव कर सकते हैं। N के लिए मैं यहाँ पे आपको प्रूव कर देता हूँ। N की हम यहाँ पे एक टोपोलॉजी लेते हैं, N इंटरसेक्शन U वेयर U इज़ ओपन इन R। ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैं दो इंटरवल लूँगा, ओपन इंटरवल U1 इज़ इक्वल टू, चूँकि हम बात कर रहे हैं नेचुरल नंबर की, तो यहाँ से मैं शुरू करता हूँ 0 से √2, और U2 मैं ले लेता हूँ √2 से इन्फिनिटी। अब देखें जब हम N का इंटरसेक्शन लेंगे U1 के साथ, तो ये क्या होगा, N इंटरसेक्शन U1 हमने लिया है 0 से √2, तो इन दोनों के इंटरसेक्शन में क्या आएगा हमारे पास, सिर्फ 1 ही आएगा ना। और उसके बाद अगर मैं N का इंटरसेक्शन लूँ U2 के साथ, तो वो क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे √2 है, तो इससे अगले नंबर जो हैं कौन कौन से, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन, तो ये हमारे पास इन दोनों का इंटरसेक्शन आ गया। अब इस सेट को मैं कह देता हूँ A, इसको मैं कह देता हूँ B। तो देखिए हमारे पास ये दोनों ओपन है इस थ्योरम के मुताबिक, ओपन सेट, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये जो दो सेट्स हमारे पास आए हैं, इन दोनों का अगर आप यूनियन लें तो ये देखें पूरा N बन रहा है ना, और इन दोनों का इंटरसेक्शन ये भी फाई है। तो इसका मतलब ये है, हमने जो अभी कनेक्टेड स्पेस की डेफिनेशन पढ़ी है उस पर हमने ये देखा है कि हमारे पास ऐसे दो ओपन सबसेट्स जो कि नॉन एम्प्टी भी हों, डिसजॉइंट भी हों, वो एग्जिस्ट नहीं करने चाहिए, डज नॉट एग्जिस्ट। अगर कर गए तो फिर स्पेस डिसकनेक्टेड हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमने ये प्रूव कर दिया है N इज़ डिसकनेक्टेड। इसी तरह से हम बाकियों को भी प्रूव कर सकते हैं, Q को और Z को। इसका मतलब है ये भी डिसकनेक्टेड है, ये भी डिसकनेक्टेड है, ये भी डिसकनेक्टेड है। अब हम इसका फैसला करते हैं कि ये जो ओपन और क्लोज इंटरवल 0,1 गिवन है, ये R विद यूजुअल टोपोलॉजी में कनेक्टेड है या नहीं। इसके लिए भी हमारे पास एक रिज़ल्ट है, वो हम देख लेते हैं। रिज़ल्ट ये कहता है कि इफ़ S इज़ a subset of R, then it is connected if and only if it is interval। देखिए अगर हम बात करें R की विद यूजुअल टोपोलॉजी, तो R बेसिकली खुद कनेक्टेड है विद यूजुअल टोपोलॉजी। अब R चूँकि यूजुअल टोपोलॉजी में होता है यूनियन ऑफ ओपन सेट्स, और यूजुअल टोपोलॉजी में ओपन सेट्स ओपन इंटरवल्स होते हैं, तो फिर थ्योरम हमें ये कह रहा है कि जो R का कोई भी सबसेट होगा वो भी कनेक्टेड होगा, कब, जब वो इंटरवल की फॉर्म में हो। तो देखें ये इंटरवल ही है ना, R का इंटरवल है और इसका ये सबसेट भी है, तो फिर इसलिए ये जो C ऑप्शन है, दिस इज़ कनेक्टेड इन R
विद यूजुअल टोपोलॉजी। तो एमसीक्यू नंबर 96 में हमारे पास स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कनेक्टेड इन आर विद यूजुअल टोपोलॉजी। हमने ये बताना है कि चार ऑप्शन में से कौन सी स्पेस आर विद यूजुअल टोपोलॉजी में कनेक्टेड है। तो सबसे पहले तो हमने कनेक्टेड स्पेस की डेफिनेशन देख ली। डेफिनेशन ये थी कि अगर हमारे पास एक ऐसी टोपोलॉजिकल स्पेस है जिसमें हमारे पास ऐसा पेयर एग्जिस्ट ना करे, कौन सा पेयर, दो सबसेट्स जो नॉन एम्प्टी भी हों और डिसजॉइंट भी हों, और उनका यूनियन लें तो वो पूरी स्पेस के इक्वल आ जाए और वो इंटरसेक्शन फाई के इक्वल आए, तो फिर इस सूरत में हम कहेंगे स्पेस कनेक्टेड है। कब? जब ऐसा पेयर एग्जिस्ट ना करे फिर कनेक्टेड है, अदरवाइज डिसकनेक्टेड है। तो फिर इस तरह हमने देखा कि जो नेचुरल नंबर का सेट है, Q है और Z है, ये तीनों R विद यूजुअल टोपोलॉजी में डिसकनेक्टेड है, और इसमें हमने N को इस थ्योरम को यूज़ करते हुए प्रूव भी कर दिया कि N डिसकनेक्टेड है। और फिर हमने एक और यहाँ पे रिजल्ट पढ़ा कि अगर S आपका सबसेट है R का तो फिर ये कनेक्टेड होगा कब? जब ये एक इंटरवल होगा। तो फिर ऑप्शन में चूंकि हमारे पास एक ही इंटरवल गिवन था, 0 से 1, 0 पे ओपन 1 पे क्लोज, तो फिर इसलिए हमने कहा कि जो इसका सी ऑप्शन है दिस इज कनेक्टेड इन R विद यूजुअल टोपोलॉजी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि एमसीक्यू नंबर 96 भी आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट अब हम एमसीक्यू नंबर 97 को डिस्कस करते हैं। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, विच ऑफ द फॉलोइंग टोपोलॉजी इज नॉट टोटली डिस्कनेक्टेड। हमने ये बताना है कि इसमें से कौन सी टोपोलॉजी टोटली डिस्कनेक्टेड नहीं है। चार ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है एक सेट है इसमें जिसमें एक ही एलिमेंट है 1, बी ऑप्शन है डिस्क्रीट स्पेस, सी ऑप्शन है आर विद यूजुअल टोपोलॉजी और डी ऑप्शन है क्यू। सबसे पहले तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ये टोटली डिस्कनेक्टेड स्पेस है ये क्या होती है। टोटली डिस्कनेक्टेड स्पेस, इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, टोपोलॉजिकल स्पेस X is called totally disconnected space if components in X are one point sets। तो टोटली डिस्कनेक्टेड स्पेस एक्चुअली ऐसी टोपोलॉजिकल स्पेस है जिसमें जितने भी कंपोनेंट्स हैं उस स्पेस के वो सारे क्या हों, 1 पॉइंट सेट्स हों। मतलब सिंगलटन सेट्स से बनने वाली जो टोपोलॉजिकल स्पेस है वो टोटली डिस्कनेक्टेड होती है। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ रिजल्ट्स हैं, उनको हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मेरे पास ये है जी, डिस्क्रीट स्पेस इज टोटली डिस्कनेक्टेड स्पेस। उसके बाद Q हम ऑलरेडी प्रीवियस एमसीक्यू में डिस्कस कर चुके हैं, इज आल्सो डिस्कनेक्टेड। और इसके बाद ये जो A ऑप्शन में हमारे पास सेट है, तो ये देखिए ये एक ही एलिमेंट वाला सेट है, सिंगलटन सेट है, तो दिस इज आल्सो डिस्कनेक्टेड। इसकी डेफिनेशन में हमने यही पढ़ा है ना कि ऐसी टोपोलॉजिकल स्पेस जिसके तमाम कंपोनेंट्स क्या हों, सिंगलटन सेट्स हों, उसको हम टोटली डिस्कनेक्टेड स्पेस कहते हैं। तो ये भी सिंगलटन सेट है तो ये तो डिस्कनेक्टेड होगा। अब उसके बाद रह जाता है ऑप्शन सी विच इज़ आर विद यूजुअल टोपोलॉजी, और ये भी हम प्रीवियस एमसीक्यू में डिस्कस कर चुके हैं कि आर विद यूजुअल टोपोलॉजी इज कनेक्टेड। तो एमसीक्यू की स्टेटमेंट में उसने हमसे ये कहा था कि कौन सी स्पेस टोटली डिस्कनेक्टेड नहीं है, तो फिर ये सी ऑप्शन ही है, आर विद यूजुअल टोपोलॉजी, क्योंकि ये हमने पढ़ा कि ये कनेक्टेड होती है। तो एमसीक्यू नंबर 97 की स्टेटमेंट में उसने हमसे ये पूछा था कि जो ऑप्शंस में 4 टोपोलॉजीज गिवन हैं इनमें से कौन सी टोपोलॉजी टोटली डिस्कनेक्टेड नहीं है। तो सबसे पहले हमने टोटली डिस्कनेक्टेड स्पेस की डेफिनेशन देख ली। डेफिनेशन क्या कहती थी कि अगर आपके पास एक ऐसी टोपोलॉजिकल स्पेस है जिसके तमाम कंपोनेंट्स 1 पॉइंट सेट्स हैं, मतलब सिंगलटन सेट्स हैं, तो फिर उसको हम टोटली डिस्कनेक्टेड स्पेस कहते हैं। और फिर उसके बाद हमने यहाँ पे कुछ रिजल्ट्स देखे कि जो डिस्क्रीट स्पेस है ये भी टोटली डिस्कनेक्टेड होती है, जो Q है ये भी डिस्कनेक्टेड है, ये हम प्रीवियस एमसीक्यू में भी कर चुके हैं। और ये जो
ऑप्शन ए में हमारे पास सिंगलटन सेट है, उसमें एक एलिमेंट 1, तो ये भी डिसकनेक्टेड है। सिंगलटन सेट है ना, डेफिनेशन में हमने यही देखा है। और उसके बाद हमने ये पढ़ा हुआ है इसके प्रीवियस एमसीक्यू में कि आर विद यूएल टोपोलॉजी ये भी कनेक्टेड है, तो फिर इसलिए इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि हमने वो वाली टोपोलॉजी बतानी थी जो टोटली डिसकनेक्टेड नहीं है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि एमसीक्यू नंबर 97 भी आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट अब हम एमसीक्यू नंबर 98 को डिस्कस करते हैं। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोवेयर डेंस इन आर। हमने ये बताना है कि आर में कौन सा ऑप्शन नोवेयर डेंस है। ऑप्शन हमारे पास हैं, आर में से अगर जी को माइनस कर दें, रियल नंबर में से इंटीजर्स को, बी ऑप्शन है जी, और सी ऑप्शन है यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स n, n+1, और n आपका बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ इंटीजर से, और डी में हमारे पास गिवन है q, सेट ऑफ रैशनल नंबर। तो इसमें सबसे पहले तो हम ये डिफाइन करेंगे कि नोवेयर डेंस होता क्या है। नोवेयर डेंस a subset S of a metric space X, D is nowhere dense in X if S क्लोजर का आप इंटीरियर लें और अगर वो फाई की इक्वल आ जाए, तो फिर हम ये कहेंगे कि जो S हमने सबसेट लिया था वो X मीट्रिक स्पेस में नोवेयर डेंस है। बात क्लियर हो गई। अब हमारे पास कुछ रिजल्ट्स हैं, हम वो देख लेते हैं। फाई एम्प्टी सेट, एनी फाइनाइट सेट, और उसके बाद Z सेट ऑफ इंटीजर, और N आर नोवेयर डेंस इन आर। ये तमाम आर में नोवेयर डेंस होते हैं। उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि इनके तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो आइसोलेटेड पॉइंट्स होते हैं। हैव ऑल एलिमेंट्स विच आर आइसोलेटेड पॉइंट्स। इसमें चले किसी एक को डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं जी की बात करूं तो हमने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है, जी क्लोजर इज इक्वल टू जी यूनियन ऑफ जी ड्राइव। ठीक है, ये फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है। अब ये जो जी ड्राइव है यहाँ पे, ये तो फाई की इक्वल है, तो इसमें जब हम पुट करेंगे फाई, इसका यूनियन आ गया जी के इक्वल, और जब हम इसका इंटीरियर लेंगे जी इंटीरियर, तो जी इंटीरियर किसके इक्वल होता है? फाई के। तो बाय डेफिनेशन ऑफ नोवेयर डेंस यहाँ से आपने देख लिया कि जी क्या है? नोवेयर डेंस। क्योंकि जी क्लोजर का जब हमने इंटीरियर लिया तो वो किसके इक्वल है? फाई के। इसलिए फिर हम ये कह सकते हैं कि जो बी ऑप्शन में हमारे पास गिवन है जी, दिस इज़ नोवेयर डेंस इन आर। तो एमसीक्यू नंबर 98 की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से थी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नोवेयर डेंस इन आर। हमने ये बताना था कि इन चारों में से कौन सी ऑप्शन नोवेयर डेंस है आर में। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले नोवेयर डेंस की डेफिनेशन देख ली कि अगर एस कोई सबसेट है मीट्रिक स्पेस एक्स कोमा डी का, वो एक्स में कब नोवेयर डेंस होगा? जब उसके क्लोजर का इंटीरियर लें और वो फाई के इक्वल आ जाए। और फिर हमने यहाँ पे कुछ रिजल्ट्स भी डिस्कस कर लिए कि फाई कोई भी फाइनाइट सेट और Z और N ये R में नोवेयर डेंस होते हैं, और ये हमने यहाँ पे प्रूव भी कर लिया। और इसी के मुताबिक फिर इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट था? ऑप्शन नंबर बी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि MCQ नंबर 98 भी आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट अब हम MCQ नंबर 99 को डिस्कस करते हैं। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ डेंस इन R। हमने ये बताना है कि चारों ऑप्शन में से कौन सी ऑप्शन R में डेंस है। ऑप्शंस कौन सी हैं? N सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स, R में से मतलब सेट ऑफ रियल नंबर में से अगर सेट ऑफ इंटीजर्स को माइनस कर दें, और D ऑप्शन है Q सेट ऑफ रैशनल नंबर। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे डेंस को डिफाइन करते हैं। डेंस इन आ सेट, इसको हम इस तरह से डिफाइन करेंगे, आ सेट S is said to be dense in
topological space X if closure of S is equal to X। अगर आपके पास कोई सेट S है और उसका क्लोजर किसी टोपोलॉजिकल स्पेस X की इक्वल आ जाए तो फिर हम ये कह सकते हैं S इज़ डेंस इन X। ठीक हो गया। अब देखिए हमारे पास जो ऑप्शंस गिवन हैं N, Z, R माइनस G और Q, इन चारों में से हमने बताना है कि कौन सी ऑप्शन R में डेंस है। यहाँ पे कुछ हमारे पास रिजल्ट्स हैं, हम वो भी डिस्कस कर लेते हैं। ये जो Q है सेट ऑफ रैशनल नंबर और सेट ऑफ इरैशनल नंबर्स आर बोथ डेंस इन R, ये दोनों R में डेंस है। उसके बाद सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इवन नंबर्स, सेट ऑफ ऑड नंबर्स आर नॉट डेंस इन R, और इनको हम बड़ी इजीली प्रूव कर सकते हैं। चलिए लेट्स सपोज मैं अगर n की बात करता हूँ, n क्लोजर किसके इक्वल होता है? n यूनियन n ड्राइव के, और यहाँ पे जो n ड्राइव्ड है ये फाई है तो ये n के इक्वल आ गया। तो यहाँ पे n का क्लोजर किसके इक्वल आना चाहिए था? x। यहाँ पे चूँकि हमारा x r है, हमने ये कहा है ना कि n इज़ नॉट डेंस इन r, तो इसका मतलब ये है कि n का क्लोजर अगर r के इक्वल आ जाता तो फिर हम ये कह सकते थे कि जो n है वो r में डेंस है। लेकिन चूँकि हमने यहाँ पे रिजल्ट लिखा है कि n इज़ नॉट डेंस इन r, तो देख लें n का क्लोजर r के इक्वल नहीं आया, इसलिए जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है ये r में डेंस नहीं है। इसी तरह से ये जो q है इसको हम चेक करते हैं। रिजल्ट में हमने ये कहा है कि ये r में डेंस है, इसको हम चेक कर लेते हैं। q का क्लोजर किसके इक्वल होगा? q यूनियन ड्राइव ऑफ q। अब ये जो q है यूनियन ड्राइव ऑफ q किसके इक्वल है? r के, और जब हम इन दोनों का यूनियन लेंगे तो वो क्या बनेगा? r रैशनल नंबर का और रियल नंबर का यूनियन रियल नंबर आ गया। तो यहाँ पे आप देख लें q का क्लोजर किसके इक्वल आया है? r के, तो फिर इसलिए हम ये कह सकते हैं कि q इज़ डेंस इन r। तो इसका मतलब ये है कि इसकी कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी? ऑप्शन नंबर डी विच इज़ q। तो MCQ नंबर 99 में हमारे पास स्टेटमेंट ये थी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ डेंस इन R। हमने ये बताना था कि कौन सी ऑप्शन R में डेंस है। यहाँ पे हमारे पास चार ऑप्शंस गिवन थी, N, Z, R में से Z को माइनस कर दें और सेट ऑफ रैशनल नंबर। सबसे पहले हमने डेंस की डेफिनेशन देख ली कि अगर कोई सेट है आपके पास वो कब डेंस होगा? जब उसका क्लोजर किसी टोपोलॉजिकल स्पेस X के इक्वल आ जाए, तो फिर हम ये कहेंगे S इज़ डेंस इन X। बात क्लियर हो गई? अच्छा, अब इसके बाद हमने कुछ यहाँ पे रिजल्ट्स देखे हैं कि Q और Q डैश मतलब रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर ये दोनों R में डेंस है, ठीक है। और नेचुरल नंबर का सेट, सेट ऑफ इंटीजर, इवन नंबर्स और नंबर्स, दीज आर आल नॉट डेंस इन R। और इसको हमने यहाँ पे प्रूव भी कर दिया नेचुरल नंबर को कि ये R में डेंस नहीं है, और इसी तरह से हमने Q को प्रूव कर दिया कि ये R में डेंस है। तो फिर इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर डी विच इज सेट ऑफ रैशनल नंबर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि MCQ नंबर 99 भी आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट अब हम आज की इस वीडियो का लास्ट MCQ डिस्कस करते हैं, और 2015 पेपर का भी ये लास्ट MCQ है, MCQ नंबर 100। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंप्लीट स्पेस। कौन सी ऑप्शन इसमें कंप्लीट स्पेस है? Q ओपन क्लोज इंटरवल 0 से 1, Z सेट ऑफ इंटीजर और R सेट ऑफ रियल नंबर। सबसे पहले तो हम यहाँ पे कंप्लीट स्पेस को डिफाइन करेंगे। कंप्लीट स्पेस, इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, a space X is said to be a complete space if every Cauchy sequence of X is converges in X।
तो ऐसी स्पेस को हम कंप्लीट स्पेस कहते हैं जिसका हर कॉची सीक्वेंस उसी के अंदर ही कन्वर्ज करे। मतलब यहाँ पे अगर हमने एक एक्स स्पेस ली है ना, तो इस एक्स का हर कॉची सीक्वेंस एक्स में ही अगर कन्वर्ज करे तो फिर हम इसको कंप्लीट स्पेस का नाम देंगे। ये बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पे ऑप्शन में हमारे पास सबसे पहले गिवन है क्यू, सेट ऑफ रैशनल नंबर। अब हम इसको चेक करते हैं कि क्या ये कंप्लीट स्पेस है फॉर क्यू। यहाँ से मैं इसकी एक कॉची सीक्वेंस ले लेता हूँ, an इज इक्वल टू 1 + 1/n होल की पावर n। आप इसकी लिमिट फाइंड कर लें, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, an लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n होल की पावर n। और ये फार्मूला किसके इक्वल है? e के। तो ये तो एक आइलर नंबर है, आइलर नंबर। सीक्वेंस हमने कहाँ से उठाया था? q में से। तो e तो बिलोंग नहीं करता q से, इट मीन्स Q इज़ नॉट अ कंप्लीट स्पेस। तो ये तो ऑप्शन फिर इसका एलिमिनेट हो गया। उसके बाद ये जो हमारे पास इंटरवल है, ओपन क्लोज इंटरवल 0 से 1, इसको मैं चेक कर लेता हूँ। चलो यहाँ पे इसको डिस्कस कर लेते हैं, 0 से 1। अब इसका मैं कॉची सीक्वेंस उठाता हूँ, an = 1/1 + n, और यहाँ पे n आपका बिलोंग करेगा होल नंबर में से, क्योंकि यहाँ पे 0 पे ओपन इंटरवल है। ठीक हो गया। इसमें एलिमेंट्स किस तरह के होंगे? 1, 1/2, 1/3 अप टू सो ऑन। इसकी अगर आप लिमिट इवेल्युएट करें, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, an = लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/1 + n। तो 1/∞ 0। तो यहाँ पे देखें 0 तो इसमें है ही नहीं, 0 पे तो ओपन है ना। इसका मतलब ये है कि हमारे पास बी ऑप्शन जो गिवन है ये भी कंप्लीट नहीं है। अब यहाँ पे हमारे पास एक रिजल्ट है R के लिए कि R इज अ कंप्लीट स्पेस, क्योंकि R की आप कोई भी कॉची सीक्वेंस ले लें वो R में ही कन्वर्ज करेगी। ठीक हो गया। और इसी की मदद से हम Z को भी कंप्लीट कह सकते हैं। उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि हमारे पास एक थ्योरम है, उसकी स्टेटमेंट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि एवरी क्लोज्ड सबस्पेस या सबसेट ऑफ अ कंप्लीट मीट्रिक स्पेस is also complete। अगर आपके पास एक कंप्लीट मीट्रिक स्पेस है तो उसका क्लोज्ड सबसेट या सबस्पेस वो भी कंप्लीट होगा। अब देखिए ये जो Z है, Z इज क्लोज इन R, ये R में क्लोज है ना, और R का सबसेट है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो Z है ये भी कंप्लीट स्पेस है। तो फिर इससे हमें ये पता चल गया कि ये जो C और D ऑप्शन में हमारे पास गिवन है Z और R, दीज आर बोथ कंप्लीट स्पेस। तो इसलिए इन दोनों में से किसी ऑप्शन को भी आप करेक्ट कर सकते हैं। तो MCQ नंबर 100 में हमारे पास स्टेटमेंट कुछ इस तरह से थी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंप्लीट स्पेस। कौन सी ऑप्शन कंप्लीट स्पेस है? तो सबसे पहले हमने कंप्लीट स्पेस की डेफिनेशन को डिस्कस कर लिया। ऐसी स्पेस जिसका हर कॉची सीक्वेंस उसी स्पेस के अंदर ही अगर कन्वर्ज करे तो उसको हम कंप्लीट स्पेस का नाम देते हैं। तो यहाँ पे हमने 1/1 Q और इस ओपन क्लोज इंटरवल को चेक कर लिया कि ये दोनों ही इस डेफिनेशन के मुताबिक कंप्लीट स्पेसिस नहीं बनी थी हमारे पास। और ये R जो है दिस इज़ कंप्लीट स्पेस। उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि R का हर कॉची सीक्वेंस R में ही कन्वर्ज करता है। और फिर उसके बाद हमने एक थ्योरम की स्टेटमेंट यूज़ की कि एवरी क्लोज सबस्पेस या सबसेट ऑफ ए कंप्लीट मीट्रिक स्पेस इज आल्सो कंप्लीट। Z चूँकि R में क्लोज है और R का सबसेट भी है, देन बाय यूजिंग दिस स्टेटमेंट Z इज आल्सो कंप्लीट मीट्रिक स्पेस। तो फिर इसलिए इस MCQ का C और D दोनों ऑप्शंस करेक्ट हैं। इन दोनों में से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि MCQ नंबर 100 भी आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। और आज की इस वीडियो में हमने MCQ नंबर 91 से 100 तक जो PPSC लेक्चर मैथमेटिक्स का जो 2015 का पेपर है ये हमने डिस्कस किए। और इसी के साथ ही हमारा जो PPSC लेक्चर मैथमेटिक्स का जो 2015 का पेपर है ये कंप्लीट हो गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम MCQs आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिए होंगे। और अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह जो PPSC लेक्चर मैथमेटिक्स का 2011 का पेपर है ये स्टार्ट करेंगे।